जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की 5वीं क्लास है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम भौतिक भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में मैंने आप लोगों को भारत का सामान्य परिचय बताया था, और उसी फर्स्ट यूनिट में ही पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि भारत के भूगोल को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपको मैपिंग के तरीके से याद कराना है, और भारत के अनेक जो नाम मिलते हैं उन सभी के बारे में पहली क्लास में बात की थी। उसके बाद 3 क्लास और मैंने लिया था, जो कि भारत का जो सामान्य परिचय था वो आपका पिछले ही क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में आपको मैंने शार्ट में सिलेबस भी बताया था, जैसे भारत का भूगर्भिक संरचना आएगा, भारत का भू आकृतिक प्रदेश आएगा, अपवाह तंत्र आएगा, क्लाइमेट आएगा। तो ये सभी किसका है? भौतिक भूगोल का ही पोर्शन है। तो उसी में से आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, जो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारत का भूगर्भिक संरचना और दूसरा है भारत की भू आकृतिक प्रदेश। भूगर्भिक संरचना का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आय के दृष्टि से, मतलब कि भारत का कौन सा भूभाग पहले अस्तित्व में आया, सबसे पहले भारत के कौन से भूभाग का जन्म हुआ, उसके बाद कौन से भूभाग का जन्म हुआ, इस तरह से जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीज आप देखते हैं वो ही क्या है? संरचना। मतलब कि उनके जन्म के आधार पर भारत की भू आकृतिक प्रदेश का मतलब ये होता है कि कौन सा क्षेत्र ऊंचा है, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा मैदानी क्षेत्र है, कौन सा पठारी क्षेत्र है, कौन सा तटवर्ती क्षेत्र है, कौन सा द्वीपीय क्षेत्र है। इस तरह से जो चीजें आती हैं, मतलब ऊपर और नीचे की जो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति बताती है, उसी को भू आकृतिक प्रदेश कहा जाता है। ये इसी को एक नाम और दिया जाता है उच्चावच। इसी को एक नाम और दिया जाता है उच्चावच। उच्चावच का मतलब ही होता है जो प्राकृतिक जो भूभाग है उनका ऊंचा और खाल जो आप दर्शाते हैं। जैसे द्वीप क्या है? महासागर में। और पर्वतीय आप क्षेत्र देखेंगे, जो ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं पहाड़ों पर, और बहुत से ऊंचे हैं, इसीलिए इसी को उच्चावच, मतलब कि ऊंचे और खाल स्थान को ही उच्चावच कहते हैं। इसी को बढ़िया शास्त्रीय भाषा में भू आकृतिक प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है पूरे भारत को। पहला भाग है दक्षिण। अब आइए देखते हैं एक एक स्टार्ट से। तो पहला भाग है भारत के भूगर्भिक संरचना के दृष्टि से आप देखेंगे तो पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। मतलब जो दक्षिण का आप भारत पढ़ते हैं, जिसे आप दक्षिण का पठार कहते हैं, सबसे पहले भारत में वही अस्तित्व में आया। दक्षिण का पठार ही, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार ही सबसे पहले अस्तित्व में आया। इसे अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे उत्तर का विशाल जो पर्वतमाला है, यानी कि जो हिमालय है, हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, इनका जन्म कैसे हुआ उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका जन्म मतलब कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इनका निर्माण हुआ। उसके बाद देखा जाएगा उत्तर का विशाल मैदानी भाग, जो गंगा यमुना के सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान हुआ था, उसी को बताया जाएगा कि किस तरह से विशाल मैदान का निर्माण हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। और इसमें आप देखेंगे तो आप इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको जन्म के आधार पर बताया जाएगा, यानी कि संरचना के आधार पर बताया जाएगा कि कौन से भूभाग, भारत के किस भूभाग का जन्म यानी संरचना पहले हुई थी। और यहाँ पर इसका डिटेल से दिया जाएगा। मतलब जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में आप पढ़ेंगे विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की, और पूर्वोत्तर भारत की जो जितनी चोटियां हैं, ट्रांस हिमालय है, कुमारी हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, ये जितने भी हिमालय हैं, पर्वत चोटियां हैं, सभी पढ़ा जाएगा। फिर उत्तर का विशाल मैदान में आपको मिट्टियां बताई जाएगी, जैसे खादर हो गए है, बांगर होती है, इस तरह से जो मिट्टियां पाई जाती हैं, उस सब चीज के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार में आप देखेंगे तो कुछ जो सतपुड़ा जैसे चोटी है, विंध्याचल से ही अलग होता है दक्षिण का पठार ना। तो वहां से, और पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे पश्चिमी पहाड़ियां हैं, पूर्वी पहाड़ियां हैं, उनपे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद तटवर्ती मैदान से भी प्रश्न पूछा जाता है। द्वीपीय भाग यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, इसके बारे में डिटेल से देखा जाएगा। तो आज की क्लास हम मुख्य रूप से इन 3 टॉपिकों पर आज की क्लास में ले रहा हूं। मतलब कि आज आपको बताया जाएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला,
उत्तर का विशाल मैदानी भाग आपको बताया जाएगा। और ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं भू आकृतिक प्रदेश, इसे मैं कल स्टार्ट करूंगा और 2 से 3 या 4-5 क्लास हो सकती है, ठीक है, 4 से 5 क्लास आपकी हो सकती है। आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसमें कोई निसंकोच आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा ताकि आपके परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो सके। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार की बात अगर की जाए तो ये बहुत सबसे प्राचीन है। क्या है? ये भारत की सबसे प्राचीन भूभाग है। भारत की जो सबसे प्राचीन अगर भूभाग आपसे पूछा जाए, देखिए अगर आप मैप बनाएंगे इस तरह से, अगर आप इस तरह से आप मैप बनाएंगे सोना बाबू का हाफ तिल, उसके बाद आपको एक मिटकी बनाना है। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि किस तरीके से मैप बनाना है। हाथ को पसारना है, उसके बाद आपको एक आयत नुमा आकृति बनाना है, उसके बाद आपको थोड़ा से ऊपर पहाड़ी नुमा बनाना है, फिर आपको एक भट्ठी बना देना है, फिर आपको यहाँ पर यम टाइप बना के ऐसे कर देना है, फिर 1 2 करके यहाँ पर उल्टा यम बना देना है, आपको उल्टा यम बना देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर ले आकर आपको यहाँ पर इस भट्ठी के सामने से ही 1 2 3 बार ऐसे घुमाना है, फिर आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको बकुले के मुंह जैसे आकृति बनाकर आप इसको नीचे लाएंगे, 1 2 करेंगे, उसके बाद आप इसको इधर लाएंगे और इस साइड से आप राजस्थान वाला क्षेत्र बनाएंगे, यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र बनाएंगे और इस तरह से आपका मैप बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मैप बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ पर श्रीलंका बन जाएगा। तो मैं कह ये रहा हूँ कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय, तो जो आप यहाँ से ये भाग देख रहे हैं, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रायद्वीपीय भाग को। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह मतलब कि स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो इस तरह से क्या हुआ? ये प्रायद्वीप हुआ। इसी को ये भारत के दक्षिण में है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत की यही संरचना मिलती है, पूरे भारत की सबसे पहली यही संरचना मिलती है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं भारत की प्राचीनता में क्या है? ये सबसे प्राचीन संरचना है, सबसे प्राचीन है या सबसे पुरानी है। क्या है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुरानी है या क्या है? सबसे प्राचीन है। दूसरा चीज ये आग्नेय चट्टान से बनी है। किससे बनी है? ये आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? आग्नेय चट्टानों से निर्माण हुआ है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। यहाँ से आपसे 3 प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीन है। क्या है? ये सबसे प्राचीन है। दूसरे नंबर पे ये आग्नेय चट्टान का ही भाग है। मतलब जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उसी समय इस संरचना का निर्माण हुआ था आग्नेय चट्टान का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गोंडवाना भाग। गोंडवाना भाग का मतलब आप देखें, मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था अंगारा लैंड, गोंडवाना। सबसे पहले पेंजिया महाद्वीप था, पैंथलासा महासागर में तैर रहा था। तो पेंजिया महाद्वीप 2 बड़े टुकड़ों में विभाजित हो गया था। उत्तरी वाले टुकड़े को अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिणी वाले टुकड़े को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो गोंडवाना लैंड था, उसी गोंडवाना लैंड का भाग ही ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का क्या है? भाग है। गोंडवाना चट्टान का ये भाग है या गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। इतना। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर कई युगों तक यहाँ की चट्टानें परिवर्तित होती रहती थी। तो उन चट्टानों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली चट्टान। पहली चट्टान की अगर बात की जाए तो पहली चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें पहली है। तो ये क्या है? ये पहली है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पुरानी है। तो सबसे क्या है? सबसे प्राचीन या पुरानी चट्टान है। सबसे प्राचीन या
पुरानी क्या है भैया, ये चट्टान है। उसके बाद है कि जब उस समय पृथ्वी बिल्कुल आग के गोला के जैसी थी, ठंडी हो रही थी, तो उसमें कोई परत वगैरह पाया जाएगा? परत से कोई मतलब ही नहीं है, परत से उसमें कोई मतलब नहीं है, और उसमें कोई जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा। क्या? उसमें कोई जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। जीवाश्म मतलब ये होता है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के समय क्या हुआ, जब उस चट्टान का निर्माण हुआ कि पृथ्वी पे बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, तो उस समय पृथ्वी पर उत्प्लावन हुआ, यानी कि पृथ्वी उथल पुथल हुई भूकंप वगैरह के माध्यम से। तो क्या हुआ कि वो पेड़ और सब क्या हो, जो पृथ्वी की जो तली है इसके नीचे दब गए। तो वो कई सालों के बाद, कई सौ सालों के बाद वो क्या होता है कि वो जो पेड़ पौधे थे वो सभी के सभी कोयले का निर्माण हो गया। तो कोयला एक तरह का क्या है, जीवाश्म है। तो वही कहा जा रहा है कि इस समय आर्कियम क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये सबसे प्राचीन और सबसे क्या है, पुरानी है। और इसके उदाहरण की अगर बात की जाए तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड नीस है। क्या है? बुंदेलखंड नीस है। जैसे बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस। नीस का मतलब समझ रहे हैं? जब यही आग्नेय चट्टान जो है, जो ये दक्षिण भारत की पठारी भाग की जो आग्नेय चट्टान से निर्मित हुई है, जब आग्नेय चट्टान कई रूप अपना परिवर्तित कर देती है तो उसी को कहा जाता है नीस। उसी को क्या कहा जाता है? नीस कहा जाता है। तो वही क्या है, यही क्या, इसके उदाहरण में अगर पूछा जाए आर्कियन क्रम की चट्टान में तो क्या है, बुंदेलखंड है और बेल्लारी है। कौन सा है? बेल्लारी नीस। ये भारत की सबसे क्या प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन चट्टान माना जाता है, सबसे प्राचीन चट्टान माना जाता है बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस, दक्षिण भारत की। ठीक है, और यही सबसे प्राचीन दक्षिण भारत है ही। अन्य उदाहरण में आप देखेंगे तो जैसे नीलगिरी पहाड़ी आप सुने होंगे दक्षिण भारत की, तो नीलगिरी नीस है। उसके बाद आप देखेंगे तो बंगाल नीस है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इतने सारे उदाहरण को आपको याद कर लेना है। पीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं इसके उदाहरण की आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण बताइए, तो आप बुंदेलखंड नीस कह सकते हैं, बेल्लारी नीस कह सकते हैं, नीलगिरी नीस कह सकते हैं, बंगाल नीस कह सकते हैं। तो ये आर्कियन क्रम के चट्टान में आपको इतना ही याद रखना है, सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी चट्टान है, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण में बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस ये सबसे प्राचीन है, और नीलगिरी नीस और बंगाल नीस ये इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आती है चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी आती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टाने या चट्टाने आप लिख दीजिए, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। तो इसमें ये होता है कि जो ये आर्कियन है चट्टान, जो ये आर्कियन है चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टान जो है इसका क्या होता है, अपरदन होता है। इसका अपरदन होता है, अपरदन और निक्षेपों से ये निर्मित है। किससे है? अपरदन एवं निक्षेपों से निर्मित है, निक्षेपों से निर्मित है। अपरदन और निक्षेप का मतलब समझ रहे हैं? अपरदन का मतलब यह है कि जैसे आर्कियन चट्टान है, उसके बाद बारिश हो रही है या बहुत दिन हो गया, हवा से इसकी क्या होती है, इसकी परत जो है वो टूट फूट जाती है, और एक स्थान से चल वो टूट फूट रही है उसी को अपरदन कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? अपरदन कहा जाएगा। और एक स्थान से यहाँ मान लीजिए टूटी, यहाँ से चलकर यहाँ चली जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? निक्षेप कहा जाता है। तो निक्षेप, अपरदन और आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपों से धारवाड़ क्रम का निर्माण हुआ है। ठीक है, धारवाड़ क्रम चट्टानों का निर्माण हुआ है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ये परतदार नहीं होती है। क्या नहीं होती है?
परतदार होती है, परतदार होती है, परतदार होती है। ठीक है, परतदार क्यों होती है? देखिए यहाँ से जब एक आर्कियन क्रम की चट्टाने से टूट फूट कर दूसरे जगह जाएगी तो परत नुमा ही तो जमेगी भाई, और डायरेक्टली तो जैसे अब पृथ्वी के अगर भूभाग से अगर कोई जैसे ज्वालामुखी निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है तो डायरेक्ट होगा, लेकिन वो परतदार नहीं। यहाँ पर लेकिन देखेंगे जो परत यहाँ से निक्षेपित होकर मान लीजिए कोई सामान यहाँ जाता है और यहाँ पर जब जमेगा तो एक परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह से जमता हुआ चला जाएगा, इसलिए परतदार होती है। लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इस आर्कियन धारवाड़ क्रम चट्टानों में कौन कौन से तत्व मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, तो आपको मुख्य रूप से मिलेगा लोहा मिलेगा, लोहा के अलावा आपको तांबा मिलेगा, लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, सोना मिलेगा। ये सब क्या है? ये सभी के सभी धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज है। तो ये सभी के सभी धात्विक खनिज मिलते हैं। कहाँ पर? लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, सोना मिलता है, ये सभी के सभी धात्विक खनिज मिलते हैं। अगर पूछा जाए इसका मुख्य केंद्र क्या है, इस चट्टान का मतलब पूरे भारत में किस जगह पाई जाती है ये चट्टान, तो अगर धारवाड़ की बात की जाए तो इसका मुख्य केंद्र है इसका मुख्य केंद्र है कर्नाटक। कौन सा है? इसका मुख्य केंद्र है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक का। कर्नाटक अगर आप देखेंगे तो एक धारवाड़ जिला है। कौन सा है? धारवाड़ और बेल्लारी जिला। कौन सा? धारवाड़ और बेल्लारी जिला जो है यही इसका मुख्य केंद्र है। यहीं पर एक क्या मिलते हैं? ये चट्टान धारवाड़ क्रम की मिलती है। इसके अलावा आपको अरावली पहाड़ी के बगल मिल जाएगा। एमपी में आपको रीवा के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में मिल जाता है। महाराष्ट्र में आपको नागपुर, छोटा नागपुर पठार पे आपको मिल जाएगा। छोटा नागपुर जो पठार है उसे खनिजों का कटोरा कहा जाता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? तो इसे खनिजों का कटोरा कहा जाता है। खनिजों का कटोरा कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इसके अलावा ये कहाँ पर क्षेत्र है? ये एमपी के रीवा, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर एमपी है, एमपी के रीवा क्षेत्र में है। महाराष्ट्र के छोटा नागपुर पठार में है। बाकी और भी जगह है। और कर्नाटक में आपको यहीं पर देखिए क्या है, ये गोवा है, यहाँ पर केरल है, ये वाला पूरा भाग कर्नाटक है। यहीं पर आपको मिलेगा कोलार की झील। कौन सी? कोलार की खान आपको मिलेगी। कोलार की खान आपको मिलेगी। ऐसी कोलार की खान में सोना पाया जाता है। ऐसी कोलार की खान में ही आप अभी जो पिछले वर्ष मूवी आई थी केजीएफ आई थी। कौन सी? केजीएफ आप लोग देखे होंगे। केजीएफ आप लोग मूवी देखे होंगे। तो ये जो मूवी का जो शूटिंग हुई थी यही सी कोलार खान में ही हुई थी। ठीक है, इसी कोलार खान में ही हुई थी। तो ये कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक की कोलार की खान है। ये सोने की खान है। कोलार की खान जो है ये सोने की खान है। इतने पॉइंट मुख्य रूप से आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। और यहीं पर कोलार की खान भी है। क्या? कोलार की खान भी है। और इसका बेल्लारी जिला और धारवाड़ जिला, और यहाँ पर सोना पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। परतदार चट्टान होती है। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसी के अपरदन और निक्षेपण से इसका ये निर्मित हुई है चट्टान। कौन सी? धारवाड़ ये निर्मित हुई है। अगली अब चट्टान आप देखिएगा। अगली चट्टान अब देखिएगा। अगली चट्टान है कुडप्पा की चट्टान। कौन सी है? कुडप्पा। कुडप्पा। कौन सी? कुडप्पा। कटप्पा नहीं, बाहुबली कटप्पा नहीं। यहाँ पर कौन से हैं? कुडप्पा है। कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और उसे आप कैसे याद करेंगे? कर्नाटक का धारवाड़ जिला है। धारवाड़ से ही धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए आप इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो ये कुडप्पा क्रम की चट्टान है, अगर इसका निर्माण किया जाए तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के धारवाड़ चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से। कौन सा? अपरदन एवं निक्षेपण से
निक्षेपण से निर्मित हुआ। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए जो धारवाड़ चट्टान थी वो आर्कियन क्रम चट्टान, जो आर्कियन क्रम की चट्टान थी उसके अपर्दन और निक्षेपण से बना, लेकिन जो एक कुडप्पा क्रम की चट्टान है ये धारवाड़ चट्टान के टूटने फूटने से निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक परतदार होगी। चूंकि अगर कोई भी अगर किसी चट्टान से निर्मित हो रही है तो इसका मतलब परतदार जरूर होगी। ठीक है, तो ये परतदार होती है, बिल्कुल परतदार होती है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अभी पेड़ पौधे की कोई जिक्र नहीं हो रही। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा खनिज यहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे, वही जो धारवाड़ चट्टान में पाया जाएगा वही कुडप्पा चट्टान में भी पाया जाएगा, क्योंकि इसी धारवाड़ चट्टान से ही निर्माण किसका हुआ है, कुडप्पा का हुआ है। तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें भी सोना पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा, इसके अलावा लोहा पाया जाएगा, और भी जो धात्विक खनिज है, कौन से जो धात्विक खनिज है वो सभी किसमें पाए जाते हैं, तो इसी कुडप्पा क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। और कहा जाता है कि सर्वाधिक खनिज भी कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक खनिज इसी कुडप्पा क्रम की चट्टान में पाया जाता है। मतलब लोहा हो या सोना हो या तांबा हो, ये सभी के सभी कहाँ पर, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगर पूछा जाए इसका मुख्य केंद्र क्या है, इसका मुख्य केंद्र मतलब कि सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका मुख्य केंद्र अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा, जो ये कुडप्पा आप देख रहे हैं, कटप्पा आपको नहीं पढ़ना है, कुडप्पा है। ठीक है, जो एक कुडप्पा है ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का स्थान है। ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का एक स्थान है, यहीं पर पाया जाता है ये कुडप्पा। ठीक है, कुडप्पा स्थान है, यही मुख्य केंद्र है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जैसे अन्नामलाई पहाड़ी आप सुने होंगे, अन्नामलाई है कृष्णा घाटी क्षेत्र में, यहाँ पर ये सर्वाधिक पाया जाता है, यही इसका क्षेत्र है। और यहाँ मैप में अगर आप देखेंगे तो यही क्या, आप यहाँ पर मैप में बना दे रहा हूँ राजवाई देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर केरल है, इस गोवा, यहाँ पर गोवा है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो एक कर्नाटक है, और ये वाला क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु है, और ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और ये क्या है, एक कर्नाटक है, ये क्या है भैया, एक कर्नाटक है। और इधर आप देखेंगे ये क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश। तो यहीं पर कौन सा स्थान है, यहीं पर स्थान है कुडप्पा, यहीं पर कुडप्पा स्थान है। यही मुख्य केंद्र है किसका, यही मुख्य केंद्र है कुडप्पा क्रम चट्टानों का। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में कौन सा है, धारवाड़। कौन है, धारवाड़ है, और इसके अलावा बेल्लारी है। तो ये आपको मैंने 3 चट्टाने बता दिया। कुडप्पा क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज पाई जाती है, और इसमें क्या धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ये परतदार होती है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। सोना, तांबा और लोहा, इसमें सोना तांबा लोहा जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसका मुख्य केंद्र ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला में, कुडप्पा नामक स्थान पर है। और इसके अलावा ये यहीं पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर भी पाया जाता है। और जो अन्नामलाई की पहाड़ी है वहां पर भी ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पे आता है विंध्य क्रम की चट्टान। कौन सा आता है, विंध्य क्रम की चट्टान आता है। विंध्य क्रम की चट्टान में अगर आप देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टान, तो इसका निर्माण किसके बाद हुआ, इसका निर्माण कुडप्पा के बाद हुआ। कुडप्पा के बाद इसका निर्माण हुआ, ये इसका निर्माण हुआ या निर्मित हुआ। ठीक है, कुडप्पा चट्टान के बाद इसका निर्माण हुआ या निर्मित हुआ। इसे कहा जाता है जल के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ। किसके, जल के निक्षेपों के द्वारा इसका क्या हुआ था, ये निर्मित हुआ है, जल के निक्षेपों द्वारा। अब अगर पूछा जाए ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, आप सुने होंगे चित्तौड़गढ़ बहुत ही फेमस है इतिहास में। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है।
राजस्थान में है। इसके बाद आप देखेंगे सासाराम, सासाराम भी आप जानते होंगे। सासाराम कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। तो यहाँ चित्तौड़ से लेकर सासाराम तक, मतलब यहाँ पर राजस्थान में चित्तौड़ से लेकर बिहार तक आपको क्या पाया जाएगा? विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाएगी। यहीं पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, यहीं पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो इसी के जो गिरिपाद है वहीं पर ये चट्टान पाई जाती है। और यहाँ पर ये इसका अगर उदाहरण पूछा जाए तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है बलुआ पत्थर। क्या हो सकता है? बलुआ पत्थर हो सकता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, और इसके अलावा संगमरमर। क्या क्या हो सकता है? संगमरमर बहुत ही फेमस है। यही उदाहरण यहाँ से उदाहरण पूछा जाएगा कि जो ये विंध्य क्रम की चट्टान है, जो ये विंध्य क्रम की चट्टान है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर देखिए चित्तौड़ से लेकर यहाँ पर बिहार है, तो बिहार के सासाराम तक इसका क्या है? विस्तार है। आइए देखिए नेक्स्ट, तो इसे भी आपको याद रखना है मैप के माध्यम से भी और वैसे भी। विंध्य क्रम की तो चौथी चट्टान कौन सी हो गई? विंध्य क्रम की चट्टान हो गई। वहीं पर अगर देखा जाए पांचवी चट्टान, कौन सी? पांचवी चट्टान देखा जाएगा तो पांचवी चट्टान की अगर बात की जाए तो पांचवी चट्टान है गोंडवाना चट्टान। कौन सी है? गोंडवाना चट्टान बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोयले की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके दृष्टि से? कोयले के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो इसमें भारत का 98%, कितना? भारत का 98% कोयला, भारत का 98% कोयला इसी चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में? गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। कहा यह जाता है कि जो पहले पृथ्वी पर वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे हुआ करते थे। उस समय क्या हुआ? पृथ्वी पर उत्प्लावन हुआ, यानी कि जो पृथ्वी की चट्टानें हैं वो उथल पुथल गए, मतलब ऊपर नीचे हो गए। तो जो पेड़ पौधे थे वो उसी चट्टानों के नीचे दब गई, और वही चट्टान उसी चट्टान के नीचे दब गई। और एक लंबे समय में कई हजारों वर्षों बाद आज जब खोदा जा रहा है यहाँ पर, जैसे दामोदर घाटी है, महानदी है, कृष्णा नदी घाटी है, इन सब क्षेत्र में अगर खोदा जाता है तो वहां पर क्या निकलता है? एक बड़ी मात्रा में कोयला निकलता है। और इसी कोयला से आप जानते हैं कि बिजली का उत्पादन हो रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ से कोयले से किया जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या? भारत का 98% कोयला इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में होता है। पृथ्वी के उथल पुथल के कारण इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे जो पेड़ पौधे थे वो दब जाते हैं, और बहुत कई हजारों वर्ष बाद ये कोयले का निर्माण हो जाता है। इसलिए जीवाश्म ही होता है, मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाता है कोयला के रूप में। और अगर पूछा जाए इसका क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका क्षेत्र है जैसे दामोदर घाटी आप सुने होंगे। कौन सा? दामोदर घाटी आप सुने होंगे। कोयले दामोदर घाटी आप सुने होंगे। इसके अलावा आप महानदी क्षेत्र सुने होंगे। कौन सा? महानदी हो गया, कृष्णा हो गया। कौन सा? कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया। तो इन सभी स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगर आप वही देखेंगे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मतलब इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में यहीं पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इन 4 राज्यों में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो जब कोयला बताने लगूंगा मैं, खनिज पढ़ाने लगूंगा, तो वहां पर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो इस तरह से 5वीं चट्टान हो गई। इसको आपको याद रखना है कि ये भारत का, इसमें 98% क्या होता है? कोयला पाया जाता है। दामोदर घाटी, महानदी और कृष्णा गोदावरी जैसे ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्षेत्र है। इसको भी आपको याद रखना है। अब अगला आइए देखिएगा दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप। तो आइए देखते हैं 6वें नंबर पर दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। इसी को क्या कहा जाता है?
दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो आप पढ़ते होंगे, तो आइए इस पर मैं बात करता हूं। तो देखिए, जो ये दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप है, ये वास्तव में होता ये है कि यहीं पर जो ये गुजरात है, यहीं पर एक वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये गुजरात वाला क्षेत्र है। तो इसी दोनों के सीमा पर यहीं पर कौन सा क्षेत्र है, यहीं पर आप देखेंगे तो विदर्भ क्षेत्र है। कौन सा है, यहीं पर विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में होता ये है कि दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है, दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। दरारी उद्भेदन से मैंने आपको जब ज्वालामुखी पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहां पर कई प्रकार से ज्वालामुखियां बताया था। एक केंद्रमुखी होता है, एक दरार के माध्यम से उद्भेदन होता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि दरारी उद्भेदन से क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और इस विस्फोट से क्या होता है कि जो ये दक्षिण वाला भारत है, जो ये दक्षिण का जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जब ये दरार यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यहीं से क्या होता है, लावा निकलने लगता है। ये लावा इस पूरे क्षेत्र में जम जाता है, ये लावा इस पूरे क्षेत्र में जम जाता है। वो भी थोड़ा बहुत नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 600 से लेकर 1500 मीटर, कितना, 1500 मीटर बेसाल्टिक लावा। कौन सा, बेसाल्टिक लावा क्या होता है, जम जाता है, बेसाल्टिक लावा जम जाता है। इसी को कहा जाता है दक्कन ट्रैप, या इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। तो यहाँ से यहीं पर विदर्भ क्षेत्र है, यहीं पर क्या होता है, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन विस्फोट होता है। मतलब कि दरारी के आधार पे जो ज्वालामुखी आते हैं, वहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। और जब ज्वालामुखी निकलता है तो आपको पता है कि इसमें से क्या होता है, इसमें से लावा निकलता है बहुत ही मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। तो ये लावा इस पूरे भाग में क्या होता है, जम जाता है। वो भी 600 से लेकर 1500 मीटर मोटाई तक बेसाल्टिक लावा जम जाता है। कहीं कहीं तो 3000 मीटर तक देखा गया है इसकी मोटाई, इस बेसाल्टिक लावा की मोटाई कहीं कहीं पर 3000 मीटर तक देखा गया है। इस तरह से जम जाता है। इसी को कहा जाता है दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो इस तरह से ये आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये पूछा जाए कि ये किस युग में हुआ था, किस युग में अगर हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो ये क्रीटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था, क्रीटेशियस कल्प में हुआ था, ठीक है, कल्प में हुआ था। और इसका अगर युग पूछा जाए, अगर महाकल्प पूछा जाए, तो मिसोजोइक महाकल्प में। किसमें हुआ था, मिसोजोइक महाकल्प में, ठीक है, मिसोजोइक महाकल्प और कल्प में आपको अंतर इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे एक वर्ष होता है 12 महीने का होता है, तो क्या हो गया, ये मिसोजोइक महाकल्प हो गया। फिर 12 वर्षों में जब महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस तरह से क्या होता है, क्रिटेशियन कल्प होता है। आपको जब भूगर्भिक इतिहास पढ़ाया जाएगा, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, तो वहां पर आपको बताया जाएगा मिसोजोइक युग, सीनोजोइक युग, इस तरह से प्रीकैम्बियन युग, तो नियोजोइक युग, ये सभी के सभी वहां पर बताया जाएगा। तो इस तरह से आपको इतना ही याद रखना है कि जो दक्कन ट्रैप है, यानी कि दक्कन का पठार है, वो विदर्भ क्षेत्र से क्या होता है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन होता है, यानी विस्फोट होता है। और इस पर क्या होता है, 600 से लेकर 1500 मीटर मोटाई तक जम जाता है पूरे दक्षिण के पठार पर, दक्षिण भारत के पठार पर। और इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। इसी को क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार। अगर समय पूछा जाए तो मिसोजोइक युग, या आप कह सकते हैं क्रिटेशियस युग के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए दूसरा टॉपिक आज का देखते हैं। ये पहला टॉपिक तो आपको हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है। क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, या इसे आप एक शब्दों में कह सकते हैं
इसे आप एक शब्दों में कह सकते हैं हिमालय। क्या कह सकते हैं? हिमालय। यानी कि हिमालय की जन्म की बात हो रही है, हिमालय की संरचना की बात अब की जाएगी। तो देखिए, हिमालय की जन्म की बात की जाए या संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर एक युग आता है जिसे कहा जाता है मिसोजोइक युग। क्या कहा जाता है? मिसोजोइक युग कहा जाता है। इस युग में क्या होता है? इस युग में एक हलचल होती है। हलचल आपको भूगर्भिक इतिहास जब पढ़ाया जाएगा पृथ्वी का तो वहां पर बताया जाएगा। तो कई प्रकार की हलचल होती है। एक हलचल होती है टर्सरी युग में। किसमें होती है? एक हलचल होती है टर्सरी युग में। कौन से? टर्सरी युग में एक अल्पाइन हलचल होती है। कौन सी हलचल होती है? अल्पाइन हलचल होती है। अल्पाइन हलचल होती है। इसी हलचल में क्या होता है? हिमालय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। और इसी हिमालय का निर्माण होता है और इसका कई नाम दिया जाता है, जैसे नवीन पर्वत नाम दिया जाता है। कौन सा? नवीन पर्वत नाम दिया जाता है। हिमालय का ही नाम है। मोड़दार पर्वत का नाम दिया जाता है। मोड़दार या बलित पर्वत का नाम दिया जाता है। बलित पर्वत। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ईवा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ईवा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से देखिए, हिमालय से दो तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिमालय का किस समय हुआ था। तो मिसोजोइक महाकल्प के टर्सरी युग में अल्पाइन हलचल में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि किस हलचल में हुआ था। तो अल्पाइन हलचल में। किस शक में हुआ था या युग में हुआ था? तो टर्सरी युग में हुआ था। किस मतलब कि जब आपको इस तरह से ऑप्शन दे मिसोजोइक युग, सीनोजोइक युग, नियोजोइक युग, तो आपको मिसोजोइक लगाना है। ठीक है। और मिसोजोइक युग के महाकल्प के टर्सरी युग में अल्पाइन हलचल से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसे ईवा पर्वत कहते हैं, नवीन पर्वत कहते हैं, मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वास्तव में हुआ ये था कि यहाँ पर दो सिद्धांत दिए जाते हैं महत्वपूर्ण। पहला सिद्धांत दिया जाता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तो पहला सिद्धांत दिया जाता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा? भूसन्नति सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत आपको देखेंगे तो कोबर महोदय वैज्ञानिक थे। इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने बताया कि जैसे ये कौन सी चट्टान है? ये अंगारा लैंड है। ये कौन सी है? ये अंगारा लैंड है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी चट्टान है? यहाँ पर गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड है, जो अभी मैंने बताया था कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है, इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। वास्तव में इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर एक द्वीप था जिसे कहा जाता था पेंजिया महाद्वीप। क्या कहा जाता था? पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। इस महाद्वीप के चारों तरफ एक विशाल सागर था। इस विशाल सागर को पैंथलासा महासागर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथलासा महासागर कहा जाता था। कुछ समय बाद इस पेंजिया महाद्वीप का दो विभाजन हो जाता है, एक अंगारा लैंड के रूप में, एक गोंडवाना लैंड। जो पेंजिया महाद्वीप का उत्तरी वाला भाग था उसे अंगारा लैंड कहा गया, जो दक्षिणी वाला भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये कुछ समय बाद और भी होता है कि अंगारा लैंड दो टुकड़ों में भी विभाजित हो जाता है। एक उत्तरी अमेरिका बनता है, एक यूरेशिया बनता है। इसे मैं बताया था जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। और गोंडवाना लैंड का जब विभाजन होता है तो इससे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण होता है, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण होता है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है और दक्षिण भारत का निर्माण होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसी गोंडवाना लैंड की चट्टानों से निर्मित होता है। तो देखिए, वास्तव में जब पेंजिया महाद्वीप दो भागों में विभाजित हो गया था तो एक समय आता है मिसोजोइक युग। कौन सा आता है? मिसोजोइक युग आता है। इस युग में ये होता है कि जो ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, इस बीच वाले भाग को इस बीच वाले भाग में जो ये पानी वाला हिस्सा था इसे कहा जाता था तैंथीस सागर। क्या कहा जाता था? इस बीच वाले भाग के तैंथीस सागर कहा जाता था। तैंथीस सागर।
तैंतीस सागर कहा जाता था इस बीच वाले पानी वाले पोर्शन को। तो ये देखिए, आप देखेंगे तो जो ये पतला है, ये पतला सा लंबा सा जो संकीर्ण सकरे नुमा जो ये तली है, इस सागर को तो 33 सागर कहा जाता था, लेकिन जो ये सकरा नुमा जो तली है इसी को कहा जाता है भूसन्नति। क्या कहा जाता है? भूसन्नति कहा जाता है। इसीलिए जो कोबर ने सिद्धांत दिया था उसे भूसन्नति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये भूसन्नत का मतलब समझे कि जो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो एक पानी का जो छिछला हुआ भाग लंबा सा है और इसके नीचे जो ये तली है, इसकी संकीर्ण जो छिछली हुई तली है, संकीर्ण संकरे आकार का, इसी को भूसन्नति कहा जाता है। इसीलिए कोबर ने जो सिद्धांत दिया उसे भूसन्नति का सिद्धांत है। कोबर ने बताया कि मेसोजोइक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दोनों एक दूसरे के समीप आए। ये दोनों एक दूसरे के समीप आए। जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आए तो यहाँ पर जो 33 सागर की जो तली थी ये ऊपर उठ गई। क्या हुआ? ये दोनों जब मतलब यहाँ पर अंगारा लैंड है, यहाँ गोंडवाना लैंड है, यहाँ अंगारा लैंड है, यहाँ गोंडवाना लैंड है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों एक दूसरे के समीप आए तो जो बीच वाला 33 सागर था, जो 33 सागर की तली थी, उसमें क्या हुआ? उसमें दबाव हुआ और दबाव होकर वो ऊपर उठ गई। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अंगारा लैंड की जो नदियां थी इसी 33 सागर में गिरा करती थी। गोंडवाना लैंड की भी जो नदियां थी इसी 33 सागर में गिरा करती थी। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जितने नदी के माध्यम से जो अवसाद थे वो इसी 33 सागर में सभी के सभी भरे थे। तो जब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड एक दूसरे के जब समीप आए तो जो उसमें मलबे भरे थे, जो अवसाद भरे थे, वो सभी के सभी ऊपर उठ गए। और इसी से क्या होता है कि मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसी को नवीन पर्वत कहा जाता है, इसी को युवा पर्वत कहा जाता है। इस तरह से कोबर महोदय जी ने इस तरीके से बताया। दूसरा सिद्धांत आता है जो मॉर्गन हैरिहेस महोदय जी ने दिए थे, प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। कौन सा? दूसरा सिद्धांत आता है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो आप भारत जो एशिया वाला भाग है, मतलब आप यहाँ थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये कौन सा भाग है, यहाँ पर देखिएगा तो देखिए ये भाग दक्षिण भारत है। इतना ही भाग पहले हुआ करता था, इसके ऊपर कौन सा क्षेत्र है? इसके ऊपर पूरा का पूरा क्षेत्र है यूरेशिया। क्या है? यूरेशिया है। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 33 सागर था। क्या था? यहाँ पर 33 सागर था। तो हुआ ये कि जो ये यूरेशिया है और जो ये इंडिया है, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार ये है कि पृथ्वी के भीतर बहुत सारी प्लेटें हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे दरार करते हुए हमेशा चलती रहती हैं। इसीलिए जो यूरेशिया महाद्वीप है, यूरेशिया है और इंडिया है, यूरेशिया है और इंडिया है। इंडिया क्या हुआ कि यूरेशिया की तरफ आगे गई। क्या हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया यूरेशिया की तरफ जब आगे दबी तो जो ये 33 सागर की तली थी ये अवसादों से पहले से ही भरी थी। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दबाव पड़ा और वलन हुआ और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ये 33 सागर की जो तली थी वो मुड़कर ऊपर उठ गई और उसी से क्या होता है, नवीन पर्वत या मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से भी लगभग वही बताया जा रहा है और कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से भी वही लगभग बताया जा रहा है। तो आपको केवल इतना ही मोटा मोटा समझना है कि जो अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, दोनों के बीच में 33 सागर है। इस 33 सागर की तली में जो 33 सागर है अवसादों से भरा हुआ है। जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड एक दूसरे के समीप आएंगे तो क्या होगी, जो उसकी तली रहेगी वो ऊपर उठ जाएगी और इसी से किसका, बलित पर्वत का निर्माण हुआ। इसे युवा पर्वत इसलिए कहा जाता है। अभी भी
जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि वो बढ़ रहा है, इसलिए इसको युवावस्था। आप वैसे देखेंगे अगर दलदली क्षेत्र में आप देखेंगे, आप अपने से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कुछ दूर आप क्या करेंगे, जमीन को गीला कर देंगे, ठीक है, मतलब दलदली कर देंगे। उसके बाद एक ईंट को आप इधर डालिएगा, एक ईंट को आप इधर डालिएगा, और उस ईंट को जब आप, चूंकि ये यूरेशिया जो है या इंडिया है ये मजबूत क्षेत्र है, यहाँ पर तली क्षेत्र है, उस ईंट को जब आप धीरे धीरे खिसकाएंगे ना तो बीच की जो मिट्टी रहेगी ना वो ऊपर आप उठती हुई आपको आकृति में दिखाई देगी। और इसके दृष्टि से भी अंगारा लैंड भी मजबूत पोषण भाग है पृथ्वी का, और गोंडवाना लैंड, ये दोनों जब मजबूत चीजें एक दूसरे के समीप आएंगी तो क्या होगा, ये तेथी सागर उठ जाएगा। या आप एक ईंटा यहाँ रखे हैं, एक ईंटा यहाँ रखे हैं, ये दोनों ईंटों को आप जब ऐसे धीरे धीरे सरकाएंगे ना तो इस तरह से जब सरकाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो बीच वाला दलदली भूमि रहेगी वो ऊपर उठ जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ से प्रश्न आपसे केवल यही इतना पूछेगा, इतना ही आपको याद रखना है। ये जो उत्तर भारत का पर्वतमाला है, देखिए हिमालय के बारे में तो आगे पढ़ा जाएगा अगली क्लास में। आज इस हिमालय के निर्माण की, हिमालय की संरचना कैसे, हिमालय का जन्म कैसे हुआ उसकी बात हो रही है। कल से बताया जाएगा कि जो विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट है, केटू गार्डविन है, कंचनजंगा है, मकालू है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, इस तरह से जितनी चोटियां हैं सब कल से बताया जाएगा, कल परसों की क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। आपको आज इतना याद रखना कि हिमालय का कैसे जन्म हुआ। तो हिमालय का जन्म मेसोजोइक युग में टर्सरी युग के अल्पाइन हलचल के माध्यम से क्या होता है, हिमालय का जन्म होता है। और इसी में क्या, इसीलिए हिमालय को युवा पर्वत कहा जाता है, नवीन पर्वत, मोड़दार बलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ये मुड़कर ऊपर, तली मुड़कर ऊपर उठी इसलिए मोड़दार और बलित पर्वत कहा जाता है। ये नवीन है इसलिए नवीन पर्वत कहा जाता है, अभी भी बढ़ रहा है इसलिए इसे युवा पर्वत कहा जाता है। अकोबर के भूसन्नत सिद्धांत के अनुसार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो तेथी सागर की तली है, जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ये मुड़कर ऊपर उठ जाता है, इसीलिए इसे मोड़दार या बलित पर्वत कहा जाता है। वहीं अगर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार अगर आप देखेंगे तो तेथी यूरेशिया जो प्लेट है, इंडियन प्लेट जब जाकर यूरेशिया प्लेट की तरफ जो खिसकती है तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पर हिमालय का निर्माण होता है। तेथी सागर की तली जब ऊपर उठ जाती है तो यहीं पर हिमालय का निर्माण होता है, और यहीं पर बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, जैसे हिंदुकुश है, अराकानियोमा है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इन सभी को मैं कल बताऊंगा। तो आज आपने देख लिया हिमालय का जन्म कैसे हुआ। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूं, अन्यथा कल ही बताता, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक आपको मैंने बताया था कि उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान आपको मैंने बताया था। तो इसको थोड़ा सा मैप बनाएंगे। देखिए जैसे क्या है, ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है, ये भारत है, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं क्योंकि ये गुजरात वाला पोर्शन, इतने से ही हमें जरूरत है। तो देखिए ये भारत है, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान के जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जब यहाँ पर ये होता है, इंडिया प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराती है और यहाँ पर क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत का निर्माण होता है। या अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड जब चट्टाने टकराती हैं एक दूसरे से, तो जब तेथी सागर की तली मोड़ आता है तो ऊपर उठ जाता है। तो जब यहाँ पर जब ये ऊपर उठ जाएगा तो इस वाला क्षेत्र का, जो इस वाले क्षेत्र का क्या होगा, जो इस वाला क्षेत्र रहेगा, यहाँ की मिट्टी क्या होगी, यहाँ की मिट्टी ऊपर उठ के यहाँ पर पर्वत पर चली गई भाई, पर्वत नुमा निर्माण हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक खाली नुमा खाई बन जाएगी। खाई आप देखे होंगे गांव में, जब दोनों तरफ से जब क्या होता है कि मिट्टी को काटकर जब खाई नुमा बना दिया जाता है ऊंचा सा, तो जहां से मिट्टी काटते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर एक खाई नुमा बन, खाली बन जाता है। मतलब कि एक
गर्तनुमा बन जाता है, ठीक है, एक खाई नुमा बन जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर जब हिमालय पर्वत हुआ, यहाँ पर गहरी एक खाई बन गई। जब एक गहरी खाई बन गई तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां थी, ये नदियां सभी के सभी इसी में खाई में गिरने लगी। पहले तैथिस सागर में गिरा करती थी, और जब तैथिस सागर से पर्वत बन गया, हिमालय का जन्म हो गया, तो जो ये दक्षिण भारत की नदियां तैथिस सागर में गिरती थी, वो अब यहाँ पर खाई बन गई है, तो इस खाई में गिरने लगी। अब धीरे धीरे फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर जब ग्लेशियर वगैरह का जन्म हो जाता है, तो ग्लेशियर से क्या होता है, नदियां निकलने लगती हैं। इस साइड से भी नदियां, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है, और सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, इस तरह से नदियां इस साइड से भी गिरने लगती हैं इसी खाई में। तो इन नदियों के माध्यम से अवसाद लाए जाते हैं। अवसाद का मतलब जो नदी के द्वारा जो अपर्दन के तहत, जैसे मिट्टी काट कर ला रहे हैं, बालू ला रहा है, गिट्टी ला रहा है, पत्थर ला रहा है, ये सभी क्या अवसाद है। तो उन्हीं अवसादों से प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां, दोनों के अवसादों से क्या होता है, एक खाई फट जाती है। क्या होता है, ये जो खाई होती है, ये खाई फट जाती है, और इसी से जो इस यहाँ से लेकर, यहाँ क्या है, यहाँ बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान से लेकर यहाँ पर असम है, असम तक जो खाई थी, ये पूरी की पूरी फट जाती है, और यहाँ तक एक विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, या इसी को गंगा यमुना के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका उत्तर का मैदान आपका निर्मित हुआ। तो आज की क्लास में मैंने आपको भौतिक भूगोल स्टार्ट किया। भौतिक भूगोल में पहले मैंने आपको भारत का भौतिक विभाजन बताया। भारत के भौतिक विभाजन मैंने भूगर्भिक संरचना के आधार पर बताया, और भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर बताया। भूगर्भिक संरचना के आधार पर मैंने 3 चीजें बताया। पहला दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा मैंने बताया विशाल पर्वतमाला मैंने बताया। क्या बताया, उत्तर का विशाल पर्वतमाला मैंने बताया। उसके बाद बताया कि उत्तर का विशाल मैदान। और तीनों चीजों के जन्म से लेकर मैंने किस तरह से इनकी संरचना हुई, सभी को आपको डिटेल से बता चुका हूं। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछना था, यहीं से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद अब जो जैसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, घाटी है, दर्रा है, और पर्वत चोटियां हैं, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, पश्चिमी घाट के, पूर्वी घाट के, इन द्वीप है, जैसे अंडमान द्वीप है और लक्षद्वीप है। इस तरह से जो भी प्रश्न बनते हैं, वो सभी के सभी अब कल की क्लास से स्टार्ट किया जाएगा, और 2 से 3 क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपवाह तंत्र स्टार्ट किया जाएगा। अपवाह तंत्र में आपको पढ़ेंगे जैसे सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्रा अपवाह तंत्र, फिर प्रायद्वीपीय की नदियां पढ़ेंगे, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा ये क्लास। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।